नमस्कार साथियों। एक प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है कि विद्यार्थियों तक सब्जेक्ट से संबंधित एक डिटेल जानकारी पहुंच सके और एक सही जानकारी मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा से संबंधित जानकारी। और जैसा कि हम हिंदी भाषा लंबे समय से देखते, बोलते, समझते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, या भाषा का जन्म कैसे हुआ, या भाषा का निर्माण कैसे हुआ। क्या आज के डेट में हम एक भाषा का निर्माण कर सकते हैं? अगर कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो यार एक नई भाषा का निर्माण करते हैं, एक नया भाषा बनाते हैं, मजा आएगा, तो क्या हम एक नई भाषा का निर्माण कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज के डेट में या कुछ ही समय में एक नवीन भाषा का निर्माण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भाषा की जो उत्पत्ति होती है या जो भाषा का विकास होता है उसमें कई सारे कारक होते हैं। ये 2-4 दिन की बात नहीं होती, ये हजारों वर्षों के विकास का परिणाम होता है। तो उसी टॉपिक को आज हम देखेंगे कि आखिर भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, या हम जब हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा कैसे निर्माण हुई, कैसे इसका जन्म हुआ। तो जब भी हम भाषा की उत्पत्ति को लेकर की बात करते हैं तो यह अचानक या एकाएक नहीं हुआ है। इतिहास में, भाषा के इतिहास में आप पढ़े होंगे कि भाषा का इतिहास 3500 वर्षों का रहा है। अभी 2025 चल रहा है, इसको शून्य तक लेकर जाओ 2000 साल हो गया, और उससे पीछे 1500 वर्ष तक जाओगे तो 3500 वर्ष, मतलब 3500 वर्षों का इतिहास रहा है। तो इस 3500 वर्ष में धीरे 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 क्रमिक रूप से भाषा आज वर्तमान अवस्था तक, स्वरूप तक पहुंची है और विकसित हुई है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भाषा की उत्पत्ति क्या है? यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। यह क्रम से होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। भाषा हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है। भाषा हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है। भाषा 2 दिन 4 दिन में उत्पन्न हो जाए ऐसा संभव नहीं है। एक बात और, भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा क्या है? एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, और भाषा को सामाजिक संपत्ति कहने का तात्पर्य यह है कि यह समाज के व्यवहार, समाज के गतिविधि, समाज के बोलचाल से ही विकसित होगी। 2, 4, 10 लोग मिलकर भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाषा को क्या कहा गया है? यह एक सामाजिक संपत्ति है, और इसीलिए भाषा को मनुष्य सीखता है, अर्जित करता है, प्राप्त नहीं कर सकता, उसको अर्जित करता है, मतलब वो सीखने की क्रमिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि भाषा की उत्पत्ति एक क्रमिक प्रक्रिया है, हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है। अब इन हजारों वर्षों में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ? आदि मानव सभ्यता में। कहाँ लेके चलूंगा? आदि मानव सभ्यता में। हमने भाषा के इतिहास में केवल यही पढ़ा है कि 1500 ईसा पूर्व पहले भाषा का साक्ष्य मिलता है। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन उससे पहले क्या, जब आदि मानव की सभ्यता थी, जिसे हम पाषाण युग भी कहते हैं, जब वो गुफा कंदरा में रहते थे, तो क्या उनके पास भाषा नहीं थी? इनके पास भी भाषा थी। तो ये आदि मानव किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? कैसे एक साथ सभी शिकार के लिए चले जाते थे? कैसे एक साथ घेर कर किसी जानवर को मारते थे? या कैसे एक समूह बना करके किसी गुफा में, कंदरा में, किसी विशेष स्थान में निवास करते थे? तो क्या ये सारी चीजें भाषा के बिना संभव है? नहीं, ये सारी चीजें भाषा के बिना संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने का सबसे बड़ा जो आधार है वह भाषा है। तो आप कहेंगे कि सर उस समय तो कोई भाषा थी नहीं। उस समय भी भाषा थी, लेकिन वो भाषा कैसी थी? सांकेतिक भाषा थी, जिस भाषा को संकेत के माध्यम से समझा जाए, चाहे वो शारीरिक संकेत हो, चाहे अन्य वस्तु के माध्यम से संकेत हो। जैसे आप किसी सिग्नल पर जाएंगे, अगर लाल बत्ती जल रही है तो आपको रुकना है, वो ग्रीन हो गया आपको चलना है, येलो हो गया तो आपको संभल के चलना है, या कुछ सेकंड तक आपको चलना है तो रुक जाना है। तो ये हमको कैसे पता चला कि यही आपका क्या है? सांकेतिक भाषा है। वो संकेत के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है ये बता देता है। तो ऐसे ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग हमको बहुत प्राचीन काल में साक्ष्य मिलता है, या आदि मानव के समय का साक्ष्य मिलता है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भी भाषा और लिपि का अस्तित्व था, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भली भांति भाषा बोलते भी थे और लिखते भी थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को हमने अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। कितने चिन्ह मिले हैं? 400 की मात्रा में चिन्ह मिले हैं, जिसमें 64 मूल चिन्ह हैं। ये मूल चिन्ह कहने का मतलब ये है कि इन 400 चिन्हों में 64 चिन्हों का बार बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो चिन्ह मिला हुआ है, जिनकी संख्या लगभग 400 है, ये भाव चित्रात्मक है। कैसा है ये? भाव चित्रात्मक। हो सकता है ये भाषा उतनी विकसित ना रही हो जितनी विकसित आज की भाषा है। आज की हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी है, उतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए इसको भाषाविदों ने नाम दिया भाव चित्रात्मक, जहां एक चित्र के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी, इसको सबसे पहले या सबसे जो प्राचीन इसका जो साक्ष्य मिला है वो 1853 में प्राप्त होता है। कितने में प्राप्त होता है? 1853 में। और 1923 तक पूरी लिपि या पूरी भाषा, 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, मतलब प्रकट हो गई थी, मतलब जानकारी मिल गई थी। तो 1853 में सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि और भाषा बोली जाती थी, उसका पहला साक्ष्य मिला था और लंबे समय से खुदाई चल रहा था, वो लंबे समय तक चला। तो 1923 तक आते आते एक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी और भाषाविद ये बात जानकर दंग रह गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत भाषा का प्रयोग होता था। हालांकि उसमें वर्णों की तुलना में लिपि और या चित्र का जो मात्रा था वो ज्यादा था, इसीलिए इसको कहा गया भाव चित्रात्मक। भाषाविदों ने इसको एक और नाम दिया है, और वो नाम है ब्रुस्टोफेडन। इस लिपि या भाषा को क्या नाम दिया है? ब्रुस्टोफेडन। हालांकि इस लिपि और भाषा को हम डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि जो लिखने वाले लोग थे वो आज बचे नहीं, और जो आज बचे हैं वो उसको समझ नहीं पाते, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखो, सांकेतिक भाषा का एक विकसित रूप कहाँ मिला हमको? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब भाषा मान के चलिए आप, ये क्या है? ये बहता नीर है। भाषा क्या है? बहता नीर है, मतलब बहता हुआ जल है, स्वच्छ जल। कबीरदास जी ने कहा कि भाषा बहता नीर है। भाषा बहता नीर है कहने का मतलब ये मनुष्य के स्वभाव, आचरण, व्यवहार और साहित्य के साथ साथ चलता है। तो जैसे जैसे मनुष्यों का विचार बदलेगा, जैसे जैसे लोगों का बोलचाल बदलेगा, वैसी वैसी भाषा भी बदलती जाएगी। यहाँ पर केवल सांकेतिक भाषा थे, यहाँ सांकेतिक और चित्र भाषा था। अब इसके बाद जैसे ही हम वैदिक सभ्यता में आएंगे, आर्य सभ्यता में आएंगे, तो हमको भाषा का लिखित साक्ष्य मिल जाएगा। और यही वो कारण है जहाँ पर 1500 ईसा पूर्व ही भाषा के इतिहास को लिया जाता है, उससे पहले नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ की भाषा को हम पढ़ नहीं पाए हैं। और वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जो प्रारंभ होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, यहाँ के भाषा को हम पढ़ने में सक्षम हुए हैं, आर्य सभ्यता। और इस आर्य सभ्यता को हम देखते हैं वैदिक युग एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हम देखते हैं उत्तर वैदिक युग। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक वैदिक युग में और दूसरा उत्तर वैदिक युग में, या उत्तर वैदिक काल। इसी को वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। और यही वह पहला समय है, जैसे वैदिक युग का जो समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक युग का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यही वह समय है जहां पर वेदों का संकलन हुआ, और भाषा के पहले लिखित साक्ष्य के रूप में जिसे आज हम भली भांति पढ़ और समझ सकते हैं, वो हमारे वेद ही हैं, ठीक है ना। तो भाषा के यहाँ पर 3 स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। ये तीनों स्वरूप का यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो गया है। भाषा के स्वरूप, और भाषा के स्वरूप या प्रकार कितने हैं? 3। सबसे पहला कौन सा है? सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग आदि मानव लोग करते थे, या बहुत पहले के जो लोग हुए वो करते थे। दूसरा हम देखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे अभी मैं वो जो बोल रहा हूं,
ये मौखिक भाषा है, या उस समय की भाषा को भी आप मौखिक कह सकते हैं जहां पर मुंह से बोलकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, लिखने की कोई विशेष पद्धति नहीं थी। और तीसरा है आपका लिखित भाषा, जहां पर हम किसी चीज को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे मैं जो चीज बोल रहा हूं उसी चीज को लिख रहा हूं। तो ये तीन भाषा के प्रकार है, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। तो भाषा की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है, ये हजारों वर्षों के विकास का परिणाम है और ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में मनुष्यों के रहने से, उनके बोलचाल से, व्यवहार से धीरे धीरे एक भाषा का विकास होता है। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास कितना है, 3500 वर्षों का समय। ठीक है, चलिए यहीं तक आज का वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हिंदी भाषा का इतिहास क्या था, इसके कितने काल खंडों में बांटा गया है और इसका विकास क्रम क्या रहा है। ठीक, नमस्कार।